बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। तो नए साल का ये पहला नुक्ता नज़र है जो आपकी खिदमत में हम लेकर आए हैं। नया साल आपको एक बार फिर से मुबारक हो शामी साहब। साल तो नया लेकिन सियासत वही पुरानी है। क्या बदला इस साल में समझ नहीं आ रही, क्योंकि बददस्तूर जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वही ज़ेर बहस है, तज्ज़ियों में, ख़बरों में और पेशन गोइयों में भी। तो इसी से हम आगाज़ करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी का जिक्र हो रहा था। अब गवर्नमेंट भी बीच में आ गई। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ज़ामिन थे, हाई कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। अब वफाकी हुकूमत को बीच में आना पड़ा, अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो क्या वाकई सरकार इस सिलसिले में कोई इक़दाम उठा सकती है? उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके? और फिर मौलाना फजल रहमान भी गोया हुए हैं, वो मुल्की इंतखाबात जो नए होने वाले हैं उस पर बात कर रहे हैं और साथ इस्तीफ़ों के ऊपर एक अजब सा यूटर्न ले रहे हैं। उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे। लीगी कारकुन, लीगी रहनुमा बिलाल यासीन, उन पर कातलाना हमला हुआ, तफसीलात क्या हैं ताज़ा वो आपके सामने रखेंगे। और फिर गैलप ने सर्वे किया है कि मुस्तकबिल से कितने फ़ीसद पाकिस्तानी पुरुमीद हैं और मुआशी सूरत हाल से कितने फ़ीसद पाकिस्तानी जो हैं वो मुतासिर दिखाई देते हैं, उस पर भी तफसील से बात होगी। और फिर हमारे अरकान असम्बली, चाहे वो सूबाई असम्बली में हो, कौमी असम्बली में हो या सेनेट में हो, वो ख़ुद गोशवारे इनकम टैक्स किस कदर टाइम पर भरते हैं, उसकी बड़ी दिलचस्प तफसीलात है जो आपके सामने रखेंगे। सर, नया साल है लेकिन सियासत वही पुरानी, बार बार वही ज़ेर बहस रहती है। क्या होने जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी डील होगी, किसकी डील नहीं होगी, किसको पकड़ा जा सकता है, किसको रखा जा सकता है। ये क्या है? न तुम बदले न दिल बदला, हाँ, न दिल की आरजू बदली, मैं कैसे एतबार इनकलाब आसमां कर। वाह 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 वाह, कुछ ऐसी सूरत हाल है। और फैज़ अहमद फैज़ से किसी ने पूछा था कि नया साल कैसा होगा या हालात कैसे होंगे आने वाले। आजकल तो नजूमी से पूछते हैं। उनका खदशा ये है कि ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे हालात जो हैं। हमारे में ख्याल शुएब नज़ीर साहब का एक कता है, उसका मिसरा हालात हाजरा को कई साल हो गए। हाँ, हालात हाजरा को कई साल हो गए। तो हमारा तो मामला जो है बस वही है। ठीक, चलें फिर। मुस्तकिल मजाजी जो है, यानी जो मुस्तकिल मजाजी हमारी है उसकी तो दाद देनी चाहिए ना। उसकी दाद बनती कि जो खराबी कल थी, परसों थी, से पहले थी, वो आज भी चली आ रही है। टैक्स देने से हमारी जान जाती है, वो हुकूमत इकट्ठा नहीं कर पाती। जो आमदन है जिस शख्स की, उससे वसूल किया जाए टैक्स, रियासत का हिस्सा, वो वसूल नहीं होता। इससे पहले कि मौजू की जानिब असलियत ना हो, ये कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे हम देख भी रहे हैं, उससे पहले भी देखते हैं जब से सहाफ़त कर रहे हैं, कि हर 3, ढाई, 4 बरस बाद दानश्वरों को, तज्ज़िया निगारों को, रिटायर्ड अफसरान को ये सूझती है निज़ाम ये दुरुस्त नहीं। कोई सदारती निज़ाम की हिमायत में तावीनें ले आता है, कोई जाबर हुक्मरान की मिसालें देता है, और कोई कहता है जी कि जमहूरियत नाम की शय नहीं होनी चाहिए। ये 2.5-3 साल बाद वो जो क्या हो जाता है? वो ज़बान दराजी कर रहा होता है, हाँ, वो जमहूरियत की वजह ही से कर रहा होता है। अल्लाह आपका भला करे। अगर ये ज़बान दराजी वो करें कहीं जाके सऊदी अरब में, लग पता या करे ईरान में, हाँ, लग पता जाए, फिर या अफगानिस्तान में चला जाए, नॉर्थ कोरिया चला जाए, नॉर्थ कोरिया चला जाए, हाँ, तो दुनिया इतनी 10-10 फुट की ज़बानें निकाली हुई हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ये जुर्रत नहीं है किसी शख्स को और किसी मीडिया को कि वो निज़ाम को बदलने की और उलटने की बात करे। जो हमारा दस्तूर है वो एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है जिसे किसी मुल्क के लिए होनी चाहिए। देखिए, जिसे, और हम वो लोग हैं, वो मुल्क हैं जिन्होंने दस्तूर शिकनी की बड़ी भारी कीमत अदा की है। एक बार नहीं, कई बार की। हमारा मुल्क इसलिए टूटा है कि हमने दस्तूर तोड़ा था और दोबारा दस्तूर बनाने के आर्जे में मुब्तला हुए थे। तो ये एक जनरल साहब है, वो तारिक, हाँ, वो बाकायदा टेलीविजन में इंटरव्यू दे रहे हैं, मज़ामीन लिख रहे हैं। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वो भाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कैसे निज़ाम बदल दे? यानी आप एक बेटे को कह रहे हैं कि बाप का नस्ब बदल दो, कैसे? यानी ये लोग पागल हो चुके हैं। ये मरोड़ क्यों उठते हैं, अंगड़ाइयाँ क्यों आती हैं 3-4 साल बरस बाद? इनको किसी को, इनके यहाँ तो असल में मुसीबत क्या है कि कोई कायदा ज़ाब्ता तो है नहीं। ठीक, वरना क्या जरूरत है किसी की कि अपने दस्तूर को सबोताज करने के मंसूबे बनाए, उनका इजहार करे,
اس پر اس طریقے سے نفرین بھیجیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں کسی دستوری شخص سے, آپ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں, یہ آپ کو حق حاصل ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے تو اس کو حق حاصل ہے. اگر پارلیمنٹ کی اکثریت اس کے پاس آ جائے 2/3 تو یہ کوشش کر کے دیکھ لے, اگرچہ یہ بھی مشکل ہوگی لیکن چلیے کوشش کر کے دیکھ لیں. اب ترکی میں بدلا ہے نا نظام, انہوں نے صدر کے اختیارات بڑھائے ہیں, ریفرنڈم ہوا ہے, پھر ایک ویسے ترکی کی صورتحال تو اب پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, نہیں وہاں بھی کشمکش جاری ہے. لیرا اور ڈالر جو ہیں, لیرا جو لیر ہوا پڑا, ان کی لڑائی جاری ہے. اب دیکھیں اردوغان صاحب بالآخر کہاں پہنچتے ہیں. چلے میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہم نے مذاق بنا لیا ہے. آپ منصوبے بناتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں, اداروں کو اکساتے ہیں, فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں اور انسائٹ کرتے ہیں لوگوں کو. سر بھائی آپ یہ بالکل ایسی بات ہے نا, آپ اب جس قبیلے میں پیدا ہوئے قبیلہ بدل سکتے ہیں؟ نہیں. آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ علاقہ بدل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں, حسب نسب نہیں بدل سکتا. نہیں بدل سکتے نا. تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کے بس میں ہے, جو آپ کو گورننس کی طرف توجہ دینی چاہیے, جو عدالتوں میں ہو رہا ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے, جو انتظامیہ کر رہی ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے, اس کے اصلاح کی تدابیر کرنی چاہیے. آپ ہر وقت جو ہے. اور دلچسپ بات آخری جملہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مروڑ جن اصحاب میں اٹھ رہے ہیں جن کا ہم نام بساد احترام نہیں لیں گے, وہ ان کا تعلق اس قبیل سے ہے جن کو بڑی زور سے تبدیلی کے وہ بڑے وکیل حامی تھے, اور اب خود ہی وہ تبدیلی سے مایوس ہو کر ایسی باتیں کرنا شروع. مخالف ہوں, اپنے دائرے میں رہیں, جو دائرہ ہے ہر شخص کا اس دائرے میں کام کرے. یہی فواد چوہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دائرہ یہ کہتا تھا کہ شہباز شریف صاحب ضامن ہے اور ہائی کورٹ کو حرکت میں آنا چاہیے. اب یہ فواد چوہے صاحب بڑے دلچسپ آدمی, وہ میں سناتا ہوں آپ کو. میں ابھی ایک بات کروں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے نا خود انیکشن سو موٹو نوٹس لے لیں. وہ بیرسٹر ہے, وکیل ہے, قانون وکالت کی روٹی کھاتے رہے, اس سے کماتے رہے, بلکہ ایسے خاندان سے تعلق ہے جہاں کئی ایک اب بھی کمائیں گے. تحریک پاکستان کا خاندان ہے. کہتے ہیں سو موٹو نوٹس لے لے. ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے. ان کی زبانی ذرا سنے پہلے وہ کیا کہتے ہیں. صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. ٹھیک, یہ تو بنیادی تصحیح آپ نے کر دی. دیکھیے آج خود نوٹس صرف سپریم کورٹ اور اس کے چیف جسٹس لے سکتے ہیں. ٹھیک, دیکھیے فواد چوہے صاحب کیا فرما رہے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی اور شہباز شریف صاحب کے ضامن ہونے کے بارے میں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ایفیڈیوٹ دے کے تو کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں, کبھی دوسرے پہ بھاشن دے رہے ہیں. اصولی طور کے اوپر تو ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ حلف نامہ دیا تھا, آپ کے بھائی صاحب واپس نہیں آ رہے, تو کیا ہم آپ کو جعلی ایفیڈیوٹ میں جیل میں بھیج دیں. اگر ہائی کورٹ یہ نہیں چونکہ کر رہی تو مجبوری میں اب ہمیں اس میں پارٹی بننا پڑے. اسٹیٹ بینک کا بورڈ آف گورننس حکومت نے اپوائنٹ کرنا ہے. یہ اسٹیٹ بینک یہ نہیں ہو گیا کہ کوئی ہم نے آئی ایم ایف کو گروی کر دیا ہے. اب حکومت کو اس میں فریق بننا پڑے گا. بنے فریق اور درخواست دیں. دیکھیں ہائی کورٹ کا یہ کام نہیں ہے. آپ کو شکایت ہے, آپ درخواست دیں. نہیں, اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہہ دیا اور پنجاب میں پروسیکیوٹر جنرل سے اس کے لیے پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی یہ جو برستے ہیں نا وہ گرجتے نہیں ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پھر عدالت میں جائیں گے؟ جائیں, روکا کسی نے. اچھا چلیں, اعظم نذیر تارڑ مگر ایک بات سن لیں نا, وہ عبارت جو ان کی ضمانت نامہ ہے وہ پڑھ لے ذرا. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ 4 ہفتے میں آ جائیں گے یا جب ان کا ڈاکٹر ان کو اجازت دے گا. ہاں, اور اس صورت میں کہا گیا کہ وہاں پہ جو مقامی ہمارا ہائی کمیشن ہے وہ جا کے اس کو تصدیق کرے گا. تو جب عدالت میں لائیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کون کہاں کھڑا ہے. شوق سے کوشش کریں, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو حق حاصل ہے, جہاں چاہیں سینگ پھنسا لیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب سینیٹر ہیں, قانون دان ہیں, وہ تو کچھ علیل ہیں, کچھ علیل ہیں, آرام فرما رہے ہیں, آج کل گوشہ نشین ہیں. تارڑ صاحب السلام علیکم. لیکن بات کر سکتے ہیں اور کریں گے. حضور نصیب دشمنہ کیا ہوا؟ بس یہ آج کل جس سے ڈر رہے ہیں سارے اسی میں آرام سے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ویکسینیٹ نہیں کروایا تھا؟
नहीं, मैं वैक्सीनेटेड हूँ जी, लेकिन शामी साहब ये देखता नहीं है ना, कहीं ना कहीं से चिमट जाता है। तो बूस्टर जो है लगवा लें, वो लगवाना चाहिए जी था। नहीं, अब मैं ठीक हो के फिर लगवाता हूँ जी एक दफा। तो आप सेनेटर बन चुके हैं ना, आप तो बड़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो चुके हैं मुख्तलिफ हमला आवरों की। अल्लाह अकबर। सारे बड़े अट्रैक्टिव है, जितनी ऑपोजिशन है वो सारी बड़ी अट्रैक्टिव है हमला आवरों के लिए। आप ये बताइए कि ये जो फवाद चौधरी साहब धमकी दे रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, बल्कि हाई कोर्ट को हदायत जारी कर रहे हैं जी, ये पंजाब का जो खुद नोटिस लेना चाहिए डिपार्टमेंट है वो इसकी तस्दीक कर रहा है बीबीसी को। तो फिर क्या बनेगा? आप कैसे इस मुकदमे को डिफेंड करेंगे? बुलाएंगे नवाज शरीफ साहब को? आपने मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे अभी। अगर आप तहरीर पढ़ें जो ये अंडरटेकिंग है उसकी, तो उसमें उन्होंने लिखा कि 4 हफ्ते तक वो आ जाएंगे, यानी कि मैं इसमें कहता हूँ कि वो आ जाएंगे, या अगर उनकी तबीयत नहीं संभलती, उनका इलाज जारी रहता है और डॉक्टर्स उनको फिट करार दे देते हैं कि आप वापस आ जाएं, उस सूरत में आएंगे। अब देखिए, जो क्रिमिनल लायबिलिटी होती है ना शामी साहब, वो ट्रांसफरेबल नहीं होती। ठीक, ये बात हमारे दीन में भी है, ये बात हमारे आइन में भी है और हमारे कानून में भी है। आपको याद होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमा दिया था कि बाप के बेटे की सजा, बाप के जुर्म की सजा बेटे को और बेटे के जुर्म की सजा बाप को नहीं। इसी पे क्रिमिनल लॉ जो है वो बेस करता है कि ये लायबिलिटी सिविल की तरह नहीं है कि बाप ने कर्ज दिया तो बेटों ने लुटाना है। क्रिमिनल लायबिलिटी में आप किसी दूसरे शख्स को, चाहे वो जामिन है, श्योरिटी है, जो भी है, उसको जेल नहीं डाल सकते। यानी ये तो हो सकता है ना कि मसलन आपने किसी की जमानत दी, तो फिर उसके बाद वो राह फरार इख्तियार कर गया, तो ये नहीं हो सकता कि आप अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा था, फर्ज करें कोई इक़दाम कत्ल का या कत्ल का, तो आप जामिन को पकड़ के उस पर कत्ल का मुकदमा कायम कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर जामिन क्यों रखा जाता है हुजूर? जामिन इसलिए रखा जाता है कि जामिन से कई दफा जो श्योरिटी दी जाती है, कैश श्योरिटी या उसकी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी की श्योरिटी की, अगर ये बंदा ना आया, हाजिर ना हुआ, सरेंडर ना किया, तो वो श्योरिटी फोरफीट कर ली जाए और वो मेरी जो जायदाद है वो अमानतन एज ए श्योरिटी अंडर द लियन रहेगी। उसमें जरा जमानत का तयन होता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन क्योंकि इस तहरीर में तो ज़रे जमानत का भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब है ये जमानत है ही नहीं उस तरह से। नहीं, ये जमानत है ही नहीं। ये सरकार ने उस वक्त एक भूंडी सी फरमाइश कर दी कि जी ये बात करेंगे करें, और उसमें भी जब तहरीर 1, 2, 3 दफा इसको तब्दील किया गया और फाइनली जो कंसेंसस के साथ तहरीर थी, जो जिसपे कि हुकूमत और जो हमारा फरीक था, उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा चलिए जिस तरह की तहरीर बना दी जाए। दूसरी शामी साहब बात ये है कि हुकूमत ने आज तक मियां नवाज शरीफ साहब की कोई मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज नहीं की। 1, टीवी पे करते हैं, अदालत में नहीं की। ठीक। नंबर 2, हुकूमत ने आज तक ये तहर्रुक नहीं किया कि लंदन में जो प्रोसीजर कोर्ट ने दिया था कि वो हाई कमीशन के जरिए मियां साहब के मौलजीन से ये सर्टिफिकेट लें कि मियां साहब पार्टी करने के लिए रुके हुए हैं, उनको इलाज मुआवजे की जरूरत नहीं है। तो ये वो कानूनी तकाजे हैं जो पूरे होने हैं, तो उसके बाद कोई फर्दर एक्शन मांगा जा सकता है, वो भी एक सवालिया निशान है। लेकिन हुकूमत हर 2-4 माह बाद नारे तो लगा देती है, ना वो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स जो हाई कोर्ट में जमा होती हैं उनको चैलेंज करती है हुकूमत, ना हुकूमत ने आज तक तहर्रुक किया कि वो लंदन हाई कमीशन के जरिए मियां साहब के मुआलजीन को रजू करें और उनसे सर्टिफिकेट्स लें कि जी मियां साहब तो कोई ज़ेरे इलाज नहीं है। गोया वो सिर्फ वो धमकाते हैं, कुछ करने की कोई कोशिश नहीं करते, ये कर भी नहीं सकते। उन्हें मालूम है कि जो ये तहरीर है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी फिर यही था कि हम आपको इजाजत दे रहे हैं, हुकूमत ने आपको इजाजत दी है, आप बेल पे आप जाएं, जब आप रूह से हों, आपके डॉक्टर्स आपको फिक्स डिक्लेयर कर दें और आपको सफर की इजाजत दे दें, तब आप वापस आ जाएं। अब उनकी वाकईतन कुछ कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं, इन्होंने तो गवर्नमेंट के लोगों ने तो एक मजाक समझा होगा ना, उनकी अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसी वजह से पाकिस्तान भर के सीनियर डॉक्टर्स के बोर्ड ने कहा कि ये इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, खास तौर पे जो उनकी आर्टरीज का सुकड़ जाना और उसके हवाले से उनकी नैरोइंग होना, जो
जो कैरोटिड आर्टरीज हैं। मगर तो ये सारी बैकग्राउंड में हर मगर तारड़ साहब, क्योंकि अब आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, तो अब मगर ये फिर बातें क्यों होती हैं? अभी अय्याज सादक साहब ने भी कहा कि वो आ जाएंगे, अब मैं उनको ले आऊंगा, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जब गया आप दोबारा तो लेके आऊंगा। शामी साहब, मैं तो क्योंकि कानून पढ़ता हूँ और कानून की जुबान ही समझता हूँ, मैं तो बिल्कुल इस तरह का कोई नारा ना मारने के मूड में हूँ, ना मैं मारूंगा। मियां साहब की सेहत सबसे जरूरी है। नंबर 2, शामी साहब जो यहाँ पे परसेप्शन है, वो उस परसेप्शन का क्या करे? ये मैं नहीं कहता, ये तो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स कहती हैं। ये जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कहते हैं कि उन पे दबाव था, ये जज फौत हो गया जिसने सजा की, वो कह गया कि उस पे दबाव था। तो इस परसेप्शन को दूर करे ना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप जल्द सेहतयाब हों, हमारी आपके लिए नेक ख्वाहिशात और दुआएं भी हैं। तो वो तो कहते हैं जी नहीं हो सकता, लेकिन वो अब हाई कोर्ट जा रहे हैं जनाब, अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी है। जब जाएंगे तो पता चलेगा। 10 रोज़ का उन्होंने वक्त भी मांगा था। धमकियां दे के काम निकाला चाहता है, तानों से क्या काम? दिलचस्प सूरत हर बहरहाल होगी, लेकिन मौलाना क्या फरमा रहे थे वो भी बड़ा अहम है। देखिए, हम लोग इसलिए दे रहे थे और बात की जा रही थी कि हम उसके ज़रिए से फौरी तौर पर इलेक्शन हासिल कर सकें, लेकिन अगर यही इस्तीफ़े आज इन हालात में और इन दिनों में हुकूमत इलेक्शन लेने में कुछ मुश्किल पैदा कर रही है, तो फिर असम्बली की रुकनीत को ताकत बनाकर उनसे हुकूमत हासिल की जाए और इलेक्शन हासिल किए जाए। जहाँ तक पीपल्स पार्टी और ANP का ताल्लुक़ है, हमने कभी भी उनको अपना मुखालिफ नहीं समझा है। हमने हमेशा उनको अपोजिशन का हिस्सा समझा है। तंजीमी तौर पर अरचंद के वो PDM का हिस्सा नहीं रहे हैं, लेकिन ताहम पार्लियामेंट के अंदर जनाब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है और वहाँ पर उनके डोमेन में ये सब वहाँ पर इकट्ठे बैठते हैं। इस मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। शरीफ की वापसी जो है उससे मुतल्लिक बातें हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? हर दम आएँ, अपना वतन है, हम पूरी तरह चश्म बरा हैं। अल्लाह ताला पूरे जोश व खरोश के साथ उनको अपने वतन की सरजमीन पर कदम रंजा फरमा होने की तौफीक अता फरमा। तो मौलाना भी कह रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि वापस आ जाएं, लेकिन बात ये नहीं थी। मौलाना तो इस्तीफ़ों के हामी थे, लॉन्ग मार्च के हामी थे और धरनों के ज़रिए हुकूमत की रुखसती के हामी थे। असम्बली का हिस्सा वो बनना ही नहीं चाहते थे, इसे जाली असम्बली कहते थे। आज वही मौलाना बल्दियाती इंतखाबात में अच्छी खासी लीड और जीत के बाद फरमा रहे हैं कि असम्बली की रुकनीत को ताकत बनाकर मुकाबला करना चाहिए। हाँ, तो एक देखें ना, ये तो सियासी हिकमत अमली जो है ना, वो तो बदलती रहती है ना। तो ये तो दाद दें फिर PTI गवर्नमेंट को, नहीं, तो मौलाना को उन्होंने ये कायल कर लिया तो कि वो पीपल्स पार्टी ने कहा, पीपल्स पार्टी जो कहती थी वो दुरुस्त कहती थी असम्बली के अंदर नहीं, उस वक्त वो दुरुस्त नहीं कहती थी, आप वो दुरुस्त कहती है। पीपल्स पार्टी की तो बात यही थी। देखिए सियासत में अभी आपने मफलर लिया हुआ है, कोट पहना हुआ है, सर्दी है ना, तो गर्मी होगी तो फिर आप इस तरह तो नहीं बैठेंगे। लेकिन सियासी रहनुमाओं के कुछ बयानात ऐलानात ऐसे होते हैं जो उनके आगे आते रहते हैं, फिर बार बार वो देखिए मौसम बदल जाता है तो बयान बदल जाता है। ठीक, तो अब मौलाना को एक ताकत का एहसास हो रहा है। हाँ, बल्दियाती इंतखाब उन्होंने जीत लिया है। लेकिन ये फिर लॉन्ग मार्च कैसे करेंगे, क्योंकि ये 23 मार्च को तो ये लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च पहले नहीं किया था उन्होंने? 27 को इंतखाबात हैं, KPK के दूसरे मरहले का ऐलान आज कर दिया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने। फिर नहीं करेंगे, मौखर कर देंगे। तो ये काहे के नारे लगा रहे हैं, फिर चुप करके बैठ जाए। ये तो लहू गर्म रखने का बहाना है ना। चले लहू गर्म क्या इन्होंने आप अपने मुखालिफ को ना ये बस डराते रहते। अच्छा, जैसे ये है, अब धमक रह गई है वो डराने की। वैसे जितने तजुर्बा उसमें इजाफा हो गया, इजाफा हो गया। KPK के इलेक्शन के बाद हुकूमत बेचारी डर रही है और ये डरा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है सिस्टम ऐसे बस चलता रहेगा, थोड़ी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस चलता रहेगा। तो देखिए तो इलेक्शन आने वाला है ना भाई। हम अभी उमर जावेद साहब से रब्ता कर रहे हैं, इंतखाब आने वाला है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसी तरह से लड़ते भिड़ते रुकते ठहरते चलते चलाते इलेक्शन आ जाएगा, वही आ रहा है। और अगर बदलियाती इंतखाबात उससे पहले मुकम्मल हो गए तो फिर जो जौलानी है तबाह जो है उस पर इजाफा देख लेंगे आप। चले, इंतखाबी सियासत पर अब इक्तफा करेगी अपोजिशन मौलाना की क़यादत में। इंतखाबी सियासत ही पर इक्तफा करना चाहिए, पहले दिन से कर लेते फिर। ये तो डराना भी तो होता है। चले,
अच्छा सर, चैन की नींद तो नहीं आपने सोने देना। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बिलाल यासीन साहब सीनियर लीगी रहनुमा है, लाहौर में उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, बाल बाल बचे। बिलाल यासीन जो है ना जी, बिलाल यासीन पंजाब असम्बली के रुकन जी थे जी सब। जी, हाँ। लेकिन इससे पहले वो कौमी असम्बली के रुकन थे और फिर वजीर भी रहे, और वजीर भी मेरा ख्याल खुराक के वजीर थे। ये जो रुस्तम जमान गामा पहलवान, जी हाँ, उनका ख़ानदान है। जी हाँ। और जो हमारी मरहुमा कुलसुम नवाज साहबा, बेगम कुलसुम नवाज साहबा, हाँ। उनका भी ख़ानदान है ये। जी। तो ये एक बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारे इंतहाई दयानतदार और शरीफ नफ्स लोग हैं ना पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में, उनमें से वो एक है। मैं जब वो यहाँ उनके तरक्याती काम होते थे ना, तो उनके इलाके में जो ठेकेदार काम करते थे वो इतने खुश होते थे जिसकी हद नहीं थी। यानी उन्होंने मैं उनको समझता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन है और किसी से उनकी जाती लड़ाई नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ? ये बड़ी अजीब बात है। ये जान लेते हैं उमर जावेद साहब से। उमर, फिर ये क्या हुआ? सीआईए ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कोई अंडरवर्ल्ड का भी इसमें जिक्र आ रहा है, असलहा किसने और दिया? ये कहा उजरती कातिल हैं ये कहा गया। क्या समझ आई आपको? आपकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? किन लोगों ने इन पर हमला किया? कौन कौन पकड़ा गया है? पुलिस क्या बता रही है आपको? जामी साहब, असलहा जो है वो इम्पोर्ट हुआ था बाकायदा बैरून मुल्क से, और ये असलहा डीलर्स ने इम्पोर्ट किया, और उसके बाद 3 हाथ बिकने के बाद साजिद उर्फ गर्मा एक बंदा है जिसने ये पिस्टल खरीदा। इस शख्स का ताल्लुक जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप से है और वहाँ पे ये सिक्कों का काम करता है, और इसके मुताबिक बताया जाता है कि ये मुबैना तौर पे गैर कानूनी असलहे का भी बहुत बड़ा काम करता है लाहौर में। इसने ये असलहा मोहसिन नामी बंदे को दिया। मोहसिन मल्लू जो है, मल्लू वाला, उसको दिया, जो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है और कत्ल का मुकदमा भी झेल चुका हुआ है। और फिर ये असलहा जो है वो टारगेट किलर तक गया जिनको सुपारी दी गई थी बिलाल यासीन साहब के ऊपर हमला करने की, और उसके अंदर वो मौजाना तौर पे जख्मी हुए लेकिन उनकी जान महफूज रही। पुलिस को, जब पुलिस ने असलहा डीलर्स को हिरासत में लिया तो असलहा डीलर्स ने बताया कि हमने पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये असलहा जो था वो इंपोर्ट किया था और फिर आगे बेचा था। उनसे पूछा कि ये असलहा बेचा किसको, तो उन्होंने कहा साजिद को बेचा है। साजिद को पुलिस ने जब हिरासत में लेने की कोशिश की तो वो अंडरग्राउंड हो गया, और साथ ही साथ मोहसिन मल्लू जो है वो भी अंडरग्राउंड हो गया। आज पुलिस को गुज़िश्ता रात ये इतला मिली छापों के दौरान कि वो जो है वो बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए वो तोरखम बॉर्डर यहाँ पे चमन को यूज करेगा, जिसके लिए उन्होंने वहाँ पे अपने बंदे जो थे तैनात कर दिए, और FIA को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया। और इसी तरह एयरपोर्ट पर भी सफेद पारचाज में बंदे लगा दिए कि अगर ये फरार होने की कोशिश करते हैं तो इनको पकड़ा जा सके। अभी इसको अंडरवर्ल्ड से लिंक किया जा रहा है क्योंकि बिलाल यासीन साहब जो थे वो अपने इलाके के अंदर बहुत मुतहरिक पर्सनैलिटी थे। पैदल फिरना, मोटरसाइकिल पे घूमना फिरना, बगैर सिक्योरिटी के किसी भी चौक चौराहे में खड़े होके किसी से भी वो खाना पीना करना शुरू कर देते थे, तो उनकी वहाँ पे पर्सनैलिटी ऐसी थी। तो इस पर्सनैलिटी की वजह से कुछ लोग उनसे खाइफ थे। ये यकतरफा, अभी तक जो इब्तदाई तहकीकात यानी यकतरफा दुश्मनी बताई जाती है, यानी कोई किसी को रोक रहे होंगे या किसी के रास्ते की रुकावट होंगे, ये वजह हो सकती है। जी बिल्कुल, इसके अंदर 2 ऐसे अफराद का नाम आ रहा है जिनकी रेपुटेशन जो है वो बहुत बुरी बताई जाती है लाहौर में, और ये ऑपरेट जो हुआ है ये लाहौर, दुबई और फिर दुबई से लाहौर में शूटर्स को जो है वो अरेंज किया गया है। पुलिस ने ये भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। कब तक तवक्को है आपको कि ये उक्दा जो है वो हल कर लिया जाएगा? शामी साहब, पुलिस अफसरान जो है वो तो दावा कर रहे हैं कि ब्रेक थ्रू के करीब आ गए हुए हैं, लेकिन मोहसिन उर्फ मल्लू और साजिद उर्फ गर्मा दोनों ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। जब तक ये दोनों मरकजी किरदार यही है, मालूम हो सका कि टारगेट किलर्स को कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर एक ब्रेक आ गई। भुट्टो दौर की खसूसियत थी है ऐसे कि अरकान असम्बली पे हमले होते थे। डॉक्टर नज़ीर को शहीद किया गया, यहाँ ख्वाजा रफीक जो अहम सियासतदान थे उनको शहीद किया गया, फिर वहाँ शमसुद्दीन डिप्टी स्पीकर थे बलोचिस्तान असम्बली के, उनको शहीद किया गया। फिर हमारे अल्लाह करे इनका कुरान मिले ताकि मालूम हो शेरपाव जो थे वो उनको
निशाना बनाया गया। एक ब्रेक से मैं ले रहा हूँ, ब्रेक का वक्त आन पहुंचे। बड़ी एक अरसे के बाद इस तरह की वारदात हुई है। मेरा ख्याल इस पे हर कीमत पर जी इसके जो मुजरिम ब्रेक थ्रू होना जरूरी है ताकि उनको गिरफ्तार करना चाहिए, एक ब्रेक और बेनकाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, एक ब्रेक हम ले रहे हैं, फिर वापस आते हैं दीगर मौज़ूआत के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़ा अहम मामला शामी साहब, पाकिस्तान बार कौंसिल ने जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है जुमेरात को 6 जनवरी के रोज़। उस दिन इन्होंने हड़ताल और अदालती बायकॉट का ऐलान किया। वजह यह है कि जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तरक्की का मामला है उसके ऊपर पाकिस्तान बार को एतराज़ात हैं। तकर्री कह लें, सुप्रीम कोर्ट में तकर्री। अच्छा, एलिवेशन नहीं होगी वो? हाँ, एलिवेशन यानी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का जो मामला है, तरक्की होती प्रमोशन। अच्छा, तो एलिवेशन को क्या कहेंगे फिर? यानी सरफराजी कह लें। सरफराजी ये मुनासिब है। तो सरफराजी की जो होने वाली है उसका जो मामला है उस पर वकला को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वकला की बॉडीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब उसका इजहार ये किया गया है कि उसी रोज़ हड़ताल और अदालती बॉयकॉट का ऐलान किया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास जो 6 जनवरी को होने जा रहा है। पहले जस्टिस आयशा मलिक अगर मुकर्रर हो जाएंगी तो पहली खातून जज होंगी सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी। और पहले इनका नाम जुडिशल कमीशन में ज़ेर बहस आया था, लेकिन उस वक्त बराबर तकसीम हो गई जी, वोट जो थे, और इसलिए इनका तकर्रुर नहीं हो सका। अब दोबारा फिर ये तजवीज़ पेश कर दी गई है कि इस पर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि इस पर दोबारा गौर किया जाए। अब क्योंकि मेंबर जो हैं उनके बदल गए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि शायद उनकी तकर्री की मंजूरी हो जाए। वकला का एक तो ये राय भी है कि चूँकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनकी मुद्दत पूरी होने वाली है, तो जब मुद्दत पूरी होने वाली तो उस मामले को पेंडिंग कर दें, अगले चीफ जस्टिस तक रख दें। असल में बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो तैनाती है ये बड़ा एक अजीब उलझा हुआ मामला है हमारा। इस एक जस्टिस यानी मेरा ख्याल शेख फ़कीर मोहम्मद साहब का फैसला है या जस्टिस रियाज साहब का फैसला है, मसूद चिश्ती साहब से जान लेते हैं। वो ज्वाइन किया में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्री होती है ना, वो असर नौ तकर्री होती है। यानी वो उस तरह से तरक्की नहीं कहते उसको आप, असर नौ, वो नई तकर्री। लेकिन सीनियरिटी का प्रॉब्लम भी तो है ना। वो कहते हैं उसमें नई तकर्री है, तो फिर सीनियरिटी उसमें हाई कोर्ट की सीनियरिटी वहां काउंट नहीं होगी। ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके मगर मेरा ख्याल है इसी फैसले की बुनियाद पर ये किया जा रहा है। ये वो फैसला है जो अदलिया तहरीक जो है, अदलिया बहाली की तहरीक, उससे पहले का फैसला है। अभी हमें सर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल जनाब मसूद चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया, मालूम करते हैं। चिश्ती साहब खुश आमदीद। क्या एतराज़ है सर आपको जस्टिस आयशा मलिक की एलिवेशन अगर हो जाती है? जी बहुत शुक्रिया जामी साहब, मोहतरम शामी साहब। हमें उनकी ज़ात पे तो कोई एतराज़ नहीं है और ना ही होना चाहिए। हमें तो सिर्फ इस बात पे है कि चूंकि बार काउंसिल का एक शुरू से हमारा पहले आपको याद होगा, इससे पहले भी एक दफा ये नाम दिया और 4 वोट से बराबर हो गया, फिर ये ना हो सकी। अब फिर दोबारा उन्होंने एक नई तैनात किए जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी साहब कराची से, जो है रिटायर्ड जज, उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया। पहले 2 नवंबर साहब रिटायर हो गए, उसके बाद फिर दोबारा नाम रख लिया। अब ये कहते हैं कि एक तो प्रेसिडेंट नहीं है कि जब एक दफा नाम जो है वो ना कैरी हो सके, एक दफा नाम अगर मुस्तरद हो जाए तो फिर फौरी तौर पर दोबारा नहीं पेश किया जाना चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल शामी साहब, ऐसी भी। अच्छा, एक बात तो ये है, मगर दूसरी बात मुझे ये बताएं कि मेरा ख्याल है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो तैनाती है वो असर नौ तकर्रर होता है, वो तरक्की नहीं होती हाई कोर्ट के जज की। और गालिबन सीनियरिटी का भी उसमें मामला हल कर दिया गया इसी तरीके से। जी तरक्की वाली बात तो है ही नहीं है, क्योंकि जजेस जो है हाई कोर्ट में वो भी डायरेक्ट वकीलों से बाहर से एलिवेट होते हैं, और जजेस जो है वो सेशन जज जाते हैं, वो भी एलिवेशन होती है, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं तो नीचे से एलिवेट होकर ऊपर जाते हैं। ये इसमें तरक्की वाली तो बात नहीं है। नहीं, आप तो सीनियरिटी को आप नहीं जी बयान कीजिए पहले।
میں وہی عرض کر رہا ہوں بڑے ادب سے شامی صاحب کے جو بار کونسل اور بار ایسوسیشن تمام جو پاکستان کے ہیں ان کا یہی ہے شروع سے ایک ہی بات کہ سینئرٹی جو ہے چونکہ باقی ججز ان سے سینئر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپیٹنٹ ہے دوسرے کمپیٹنٹ نہیں ہے، یہ تو بات نہیں بہتر. تو تمام جو چیف جسٹس بیٹھے ہیں اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو چوتھے نمبر کے جج وہ کمپیٹنٹ ہو گئے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو تقرری ہے ہائی کورٹ کے ججوں کی وہ سینئرٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے. یہ دونوں طرف فیصلے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک بات ہے، فیصلے دونوں طرف ہیں. اس میں بھی ہے کہ سینئرٹی کا جو ہے اصول اس کو مد نظر رکھا جائے. دوسرا فیصلہ یہ بھی ہے کہ اس میں سینئرٹی کی ضرورت نہیں ہے، ایک تھوڑا آپ کر لیں. لیکن چونکہ ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے، اسٹیک ہولڈرز ہیں مین، تو پورے پاکستان سے اب ہمارا جو نمائندہ کنونشن ہوا ہے سب نے یہی مطالبہ کیا ہے، ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ اس میں سینئرٹی کا جو اصول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک چوتھے نمبر سے کرنا ہے تو پہلے کو جو 3 ہے ان کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے تو ان کو ریجیکٹ کر دیں. مگر چشتی صاحب اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ سے ایسی تقرریاں ہو چکی ہیں سپریم کورٹ میں، اس وقت آپ نے اتنا بڑا احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی اس پہ نقطہ لکھا. جسٹس مظہر علی صاحب ہیں، بات شروع وہیں سے ہوئی تھی. جب ان کی تقرری ہوئی ہے تو اس وقت تمام پاکستان میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا مطالبہ پیش کیا تھا آنریبل چیف جسٹس صاحب. اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کے دور میں بھی ایسا ہوا. اب وہ ہوا جی، وہ پچھلی باتیں ہیں. اب ان کو میں پیچھے تو نہیں جاتا. جب ہماری دور آیا پچھلے میں 1 سال سے یہ چل رہا ہے کہ بار کونسل کا تمام پاکستان میں بار ایسوسیشن کا ایک ہی ویو ہے، سب نے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے کہ جو سینئرٹی کا ہے اصول اس کو مد نظر رکھا جائے. تو آپ جو احتجاج کر رہے ہیں تو عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے؟ جی کہہ رہے ہیں یہ ایک دن کے ہم نے تو ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس صاحب سے اور جوڈیشل کمیشن کے ممبران سے، اگر انہوں نے اس دن ڈیفر نہ کیا، اپنا یہ اجلاس ختم نہ کیا تو اس ایک دن کے لیے ہم نے ہڑتال کی کال کی ہے. مناسب نہیں ہے کہ آپ درخواست لے کے چلے جائیں عدالت کے پاس؟ یہ ہماری درخواست ہی ہے جی، ان سے درخواست ہی کی ہے ہم نے تو گزارا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا، درخواست ہی کر سکتے ہیں. چشتی صاحب یہ فرمائیے، ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں 4 ووٹ گئے تھے، ایک ٹائی کی صورتحال پڑ گئی تھی، تو اس کو حل کرنے کے لیے اگر نیا ایک رکن آ چکا ہے اس میں کمیشن میں، اس کی موجودگی میں یہ کوئی مسترد تو نہیں ہوا تھا نا معاملہ؟ یہ تو ٹائی ہو گیا نا. نہیں کیسے مسترد ہوا؟ جب آپ کو برابر ووٹ ملے مسترد ہو. نہیں کیوں جی، مسترد ہونے کے مترادف تو نہیں ہے یہ؟ جی ایسے ہی ہے جی، بالکل مسترد ہو گیا، برابر ووٹ ہو گیا نا، مسترد ہو گیا، انہوں نے پھر ختم کر دیا. اب وہ انتظار میں رہے. میں کہتا ہوں کہ جب بات انہوں نے پوری پاکستان کے لوگ اکٹھے ہوئے، ووٹ برابر ہو گئے، پھر انتظار میں رہے کہ جسٹس جو دوست محمد ہے وہ ریٹائر ہو جائے، ان کا ٹائم ختم ہو جائے، اس کے بعد نئی تعیناتی ہو، اور نئی جو جج صاحب ہے اور ان کو تعینات کر کے دوبارہ نئے سرے سے 1 مہینے بعد پھر اس کو رکھ لیا میٹنگ میں اچانک، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں چشتی صاحب کتنا اچھا ہوتا ہے، پہلی خاتون جج ہوتی ہیں کہ نہیں، سپریم وہ تو کورٹ میں. اب اس پہ یہ بحث نہیں ہے نا، خاتون ہو یا مرد ہو. کوئی اعتراض نہیں ہے خاتون پہ جی. سپریم کورٹ میں ہم سینئر ہیں، ان سے سینئر ہے، پشاور میں ہے خاتون، ان سے سینئر ہے، وہ ان سے زیادہ ٹریننگ والی ہے. مگر میرا خیال ہے یہ تو ٹھیک ہے، خواتین کو ان کا مقام ملنا چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی سب چیزوں کو نظر انداز کریں. بہت شکریہ مسعود چشتی صاحب، آپ قیمتی وقت کا. سر تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں اب 6 کو کیا ہوتا ہے. سر اجلاس تو ہونے جا رہا ہے. جب آپ کو 5 ووٹ چاہیے تھے، جب آپ نہیں مل سکے تو مسترد ہو گئی درخواست. وہ ٹائی جو پڑی ہے وہ یعنی ریجیکٹ کرنے کے مترادف ہے. ٹائی جو ہے دیجئے سر. بڑی میرے خیال اس میں فاضل جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ارکان ہیں، ان سے یہی گزارش کی جا سکتی ہے کہ اس پہ غور فرمائیں، اللہ ان کا بھلا نظر ثانی فرما لیں. بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اراکین اسمبلی کی، سینیٹرز کی سیاست جات کی تفصیلات آج پبلک کی ہیں. یہ خبر اس لیے آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وزراء، وزیر اعظم، سیاست جات کے جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ساتھ سیاست جات کی تفصیل بھی ہوتی ہے اس میں کہ کتنا کمایا کیا ہے اور اس کے عوض کتنا ٹیکس دیا. تو ہم عوام کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کرتے ہیں، لیکن خود ہمارے جو رہنما ہیں، سیاسی قائدین ہیں، وہ اس میں کس حد تساہل کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بھی تفصیل آپ کو دیتے ہیں. سر آج مثال کے طور پر سر قومی اسمبلی کے 342 اراکین میں سے 240 نے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی، 240 نے اپنے جو تفصیلات ہیں انکم ٹیکس کی وہ جمع کروائی ہیں. 102 نے ابھی تک فارم نہیں بھرے. ان کی رکنیت معطل ہو جائے گی 16 جنوری کو ایک اور ڈیڈ لائن.
नहीं पेश करेंगे, गोशवारे अपने जमा नहीं कराएंगे, उनकी रुकनीत मुअत्तल रहेगी। सेनेट में 100 हैं तो 83 ने जमा करवाए, 17 ने नहीं करवाए। पंजाब असम्बली में 127 लोग रहते हैं जिन्होंने अभी अपनी तफसीलात देनी है। सिंध असम्बली में 31, KP में 40 और बलूचिस्तान में 14। तो मजमूई तौर पर 331 अरकान कौमी, सूबाई और सेनेट के ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 331 जिन्होंने अभी तक अपने साज़ाजात की तफसीलात देनी है। इसमें दिलचस्प बात यह है सर कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो सर फहरिस्त आ रहे हैं बाकी लोगों के साथ साथ। उन्होंने 98 लाख से ज़ायद जो है वो टैक्स जमा करवाया है। शहबाज शरीफ साहब ने 71 लाख से ज़्यादा टैक्स जमा करवाया है। और इसी तरह से पहली बात तो ये है कि ये जो अरकान असम्बली हैं इनको तो एक नमूना बनना चाहिए, मिसाल बनना चाहिए। ये क्यों बर वक्त अपने गोशवारे जमा नहीं कराते? यानी इस पे इनको तो डबल सजा मिलनी चाहिए, सरजरच होनी चाहिए। देखें ना अभी यानी सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, पलवशा खान साहब हैं, और इसके अलावा खुर्रतुल ऐन मरी साहब हैं, इन्होंने अपने सासाजा जमा नहीं करवाए। यहाँ फवाद चौइस साहब जी, फवाद चौइस साहब, फ़ारूक हबीब साहब, फ़रोग नसीम साहब वज़ीर क़ानून, उन्होंने भी 31 दिसंबर की डेडलाइन को मीट नहीं किया। और उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से मुतज़ाद खबरें चल रही हैं। खबर ये थी कि उन्होंने जमा नहीं कराया, खबर यह है कि उन्होंने सिर्फ 2000 रुपये इनकम टैक्स की मद में। अगर 2000 रुपये होंगे तो फिर क्या करें? वो वही इनकम होगी, बस बहुत कम यानी कमाते हैं। फसल जो है उसमें भी खसारा हो गया होगा, हाँ, ख़राब हो गई होगी। और तनख्वाह की मद में भी कुछ ऐसी तनख्वाह तो मेरा ख्याल वो खुद कट जाते हैं तनख्वाह में। ठीक, ये इस पर गौर करने की बात है। हमारे साथ डार साहब वो अब तक रोते हैं कि जनाब वो अपने गोशवारे जमा करा चुके थे, नैब ने कहा कि नहीं जमा कराए, और उनके पीछे जनाब दुनिया पड़ गई। और उस वक्त लोगों ने कहा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने गोशवारे जमा ना कराए, वो बात समझ में नहीं आती, तो नैब ने उनके साथ हाथ कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने भी नहीं जमा करवाया। नहीं, अब ये इनसे पूछा जाना चाहिए क्यों नहीं जमा। दस्तगीर और एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी जमा नहीं कराया। ये कैसे हो सकता? शफकत महमूद साहब, ये मेरे पास इलेक्शन कमीशन के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हाँ जी, बिजनेसमैन हैं, और हमाद अज़हर साहब ने भी नहीं करवाया। हमाद अज़हर साहब ने भी नहीं करवाया। नहीं, पूछना चाहिए कि उनको कुछ तौसीक करनी चाहिए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब ने भी नहीं करवाया, तो सब इनके कान पकड़ा दिए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने भी नहीं जमा कराया। आमिर लियाकत हुसैन साहब बेचारे जो है मजजूब है। ठीक, तो आजकल तो पता नहीं MQ हमसे पींगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, JVF और बीमार भी हैं जी, अल्लाह ताला ने सेहत अता करे। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम मामला था वो, मगर ये मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई कि ये को कह रहा है, क्यों नहीं कर ये अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेटर ये कर क्या रहे हैं? यानी इनको इन्होंने तसाहुल है इनका या गैर जिम्मेदारी है? तसाहुल है या गैर जिम्मेदारी? दोनों एक ही बात है। गैर जिम्मेदारी की इंतहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इनको सबसे पहले मिसाल पेश करनी चाहिए, इनको मिसाल बनाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई मिसाल बनानी चाहिए। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन को फिर हरकत में आना चाहिए मजीद सख्ती से। मेरा ख्याल इनके लिए तो दोगुना सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब 2 मामला एक सर्वे रह गया था वो फिर उठा रखते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का जो फैलाव है उस पर अब NCOC को बाकायदा तशवीश हुई। हमने पिछले हफ्ते भी एक प्रोग्राम किया था। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है। वजह सर ये बनी है कि एक ही दिन में पिछले 24 घंटों में 700 से ज़ायद कोरोना केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए, जिसका मतलब ये है कि ये अक्टूबर जो गुज़श्ता साल अक्टूबर था उसके बाद से लेके आज दिन तक सबसे ज़्यादा केसेस एक दिन में रिकॉर्ड हुए हैं। जो हमारी पॉजिटिविटी की रेशो थी वो पॉइंट समथिंग में थी, जो बढ़कर 1.55 पर गई है। पहली बार अक्टूबर से लेके जनवरी 2022 में हम बैठे हैं, जो कि तशवीशनाक अमर है। नहीं, ये जो ओमिक्रॉन है ना, ये कोई कोरोना वो जो आया था ना पुराना, उसके मुकाबले में ज़्यादा मोहलत तो नहीं है, लेकिन तेज़ी से फैलता है। और अगर एक भाई कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाएगा। अब लोग जो हैं बड़ी मुश्किल से अपने रोज़गार पे वापस आए हैं, मामूलात बहाल हुए हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जो है देखने में आ रही है। अब अगर एहतियात नहीं की जाएगी, अब तो वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। नहीं, अभी तक तो 7 करोड़ अफराद ने लगवाई है। 7 करोड़ लगा चुके हैं ना, 32%। ये भी एक बड़ा कारनामा है। हाँ। और अगर 6 माह आपको हो गए असद उमर ने कहा है ना कि ब्लूमबर्ग तो कह रही थी 10 साल लगेंगे पाकिस्तानियों को, मगर बहरहाल कारनामा तो है। डोर टू डोर कैंपेन चलाई गई और ये वैक्सीनेट करवाया गया। गुजारिश भी करें ना, अगर 6 माह हो गए आपको वैक्सीन लगे हुए, दोबारा बूस्टर लगवाएं। मगर ये वैक्सीन लगवाएं और मास्क का इस्तेमाल करें, वो तो छोड़ दिया और एहतियात करें। यही हाल है।
اور زندگی جو ہے اس کو چلنے دیں. اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. لوگوں کو اپنا روزگار کمانے دیں. ورنہ یہ 5ویں لہر ہے کورونا کی اور خطرناک ہو سکتی ہے. ناظرین یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک لیے اجازت. اللہ حافظ.